झारखंड में एक बार फिर जमीन के खेल को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बोकारो के तेतुलिया वन भूमि घोटाले को लेकर ईडी ने बिहार झारखंड के 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बोकारो में रजिस्ट्री ऑफिस के अलावा अंचल और डीएफओ कार्यालय में भी ईडी ने दबिश दी है। देखिए रिपोर्ट। घोटाले में ईडी का एक्शन। रांची बोकारो समेत 15 ठिकानों पर रेड। रांची के लालपुर में राजबीर कंस्ट्रक्शन के हरिओम टावर स्थित कार्यालय और कांके हटिया समेत कंपनी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। बोकारो में अंचल कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस, डीएफओ कार्यालय, रैयत और बिल्डर्स के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। जमीन के खरीदार उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड किशोर किस्कू के घर पर भी ईडी ने दबिश दी। यही नहीं, इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के उकरीद स्थित घर पर छापा मारा गया। इसके अलावा बोकारो डीएफओ कार्यालय, चास अंचल कार्यालय, निबंधन कार्यालय में भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। राजधानी रांची के लालपुर, चुटिया और कांके रोड में ईडी की कार्रवाई चली। हरिओम टावर स्थित राजबीर कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर रेड पड़ी। रांची में कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर छापा पड़ा। तेतुलिया वन भूमि घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची, बोकारो समेत झारखंड, बिहार के 15 ठिकानों पर रेड। बोकारो में अंचल कार्यालय, रजिस्ट्री ऑफिस, डीएफओ कार्यालय में दबिश। उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड किशोर किस्कू के घर छापा। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के घर पर छापेमारी। रांची में कारोबारी विमल अग्रवाल और पुनीत अग्रवाल के ठिकानों पर छापा। हरिओम टावर में राजबीर कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में रेड। बोकारो वन भूमि घोटाले का मामला साल 2022 का है। तेतुलिया मौजा में करीब 100 एकड़ वन भूमि का है मामला। अधिकारियों की मिलीभगत से भू माफियाओं ने किया था खेल। निजी कंपनी को आवंटित की गई थी वन विभाग की 74.38 एकड़ जमीन। साल 2022 में उजागर हुआ जमीन का खेल। बोकारो वन प्रमंडल के प्रभारी वनपाल की शिकायत पर सेक्टर 12 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही है, लेकिन अब इस मामले में ईडी ने शिकंजा कसा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से अंजनी और इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तेतुलिया वन भूमि का घोटाला साल 2022 में प्रकाश में आया। करीब 100 एकड़ का यह जमीन घोटाला है, जहां एक तरफ इस जमीन घोटाले को लेकर सीआईडी पहले से जांच कर रही थी, अब ईडी ने भी दबिश दी है। आज अहले सुबह से करीब झारखंड, बिहार के 15 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की। इनमें कुछ सरकारी अधिकारियों के कार्यालय भी शामिल हैं। ये पूरा घोटाला क्या है और इसके पीछे कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसको लेकर पहले हम अपने संवाददाता के पास चलते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, तेतुलिया वन भूमि घोटाला झारखंड में इस वक्त चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है और हम लगातार देख रहे हैं सीआईडी की ओर से भी कार्रवाई हुई, हाईकोर्ट की ओर से भी आदेश आया इस मामले को लेकर, और दूसरी तरफ आज ईडी ने भी दबिश दी है। इस वन भूमि घोटाला मामला क्या है, पहले इसकी जानकारी विस्तार से दर्शकों से साझा करें। देखिए, ये जब वन भूमि जो जमीन का घोटाला है, तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ की जमीन है, जिसको लेकर वन भूमि के जो डीएफओ है लगातार यह कह रहे हैं कि यह वन भूमि है और राज्य सरकार की जमीन है। वहीं अख्तर हुसैन और इजहार हुसैन के द्वारा यह कहना है कि यह रईती जमीन है और हमारा ये जमीन है। इसको लेकर हम कह सकते हैं 2022 में ये मामला प्रकाश में आया है, लेकिन वर्ष 2012 में जो यहाँ के तत्कालीन सीओ टोप्पो थे, उनको इसी चीज में सस्पेंड किया गया था। और 2022 में जब यहाँ पर डीसी राजेश कुमार थे, उस समय जमाबंदी खोलकर कुछ समय के लिए और जमीन की रजिस्ट्री की गई। जब जमीन की रजिस्ट्री मोटेशन जब किया गया, तो जब जमीन का किस्म बताया ना, जहाँ जमीन का किस्म होना चाहिए था वहाँ जमीन का किस्म कुछ नहीं था, डैश डैश था। लेकिन उसके बाद जब जमीन की मोटेशन होती है तो कुछ 1 से 2 दिनों के बाद वहाँ पर दिखता है जो जमीन है गैर मजरूबा जमीन है। तो हम कह सकते हैं कि यह सिलसिला जो है जमीन के घोटालेबाज की वहीं से शुरू होती है। इसमें
कई लोग शामिल थे और कई लोगों ने साफ तौर से यह कहा कि जिस तरह से जमीन का यह घोटाला हुआ है, यह बहुत बड़ा मामला है। इसको लेकर लगातार डीएफओ ऑफिस से जो पूर्व में जो सीओ थे उन्होंने भी हम कहते थे पूर्व में जो डीएफओ थे उन्होंने भी हाईकोर्ट जाने का काम किया था, लेकिन हाईकोर्ट में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और उन्हें माफीनामा लिख कर देना पड़ा। लेकिन जो तत्कालीन डीएफओ रजनीश कुमार है, उन्होंने फिर से कोर्ट में वह गए, डीएफओ और आरसीसीएफ दोनों कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दिया और उन्हें सजा भी सुनाई गई। जैसे कि 14 जुलाई को सजा सुनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जमीन को लेकर विवाद सामने खड़ा हो रहा है, हम कह सकते हैं कि जमीन के कागजात जो बंगाल पुरलिया में थे वहां पर भी डीएफओ गए थे, लेकिन जमाबंदी की जो बात इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन कर रहे हैं, यह पूरी तरह से उन्होंने कहा है कि गलत है। जमाबंदी इनके नाम से है नहीं, कागजातों के साथ हेर हुआ है। इसी को लेकर लगातार डीएफओ जो है कोर्ट जाते रहे। वही अगर हम बोकारो डीसी की बात करें तो बोकारो डीसी को भी उन्होंने डीएफओ ने साफ तौर से कई बार पत्र लिखा, किसी भी तरह का फैसला सुनाने से पहले एक बार हमारी सुन लिया जाए। लेकिन बोकारो डीसी ने तत्कालीन डीएफओ के जो लेटर उन्होंने दिया उसका न जवाब दिया न कुछ किया और इन्होंने एक तरफा फैसला सुना दिया, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। तो हम कह सकते हैं जो ये जमीन विवाद की लड़ाई चल रही है, वन विभाग की जमीन है कि रैयतों की जमीन है, इसको लेकर लगातार ये चर्चा में रही है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले यह कोर्ट का फिर से आदेश आया है कि यह जमीन न तो सरकार की है न तो वन भूमि है, इसी को लेकर हम कह सकते हैं पूर्व में सीआईडी ने इसकी जांच शुरू की, लगातार सीआईडी ने कागजातों को खंगाला। अब हम कह सकते हैं कि ईडी ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है और लगातार आज सुबह जिस तरह से आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर दबिश ईडी की है और अभी तक पूछताछ कर रही है डीएफओ कार्यालय में, रजिस्ट्री ऑफिस में, दास अंचल कार्यालय में और जो किशोर किस्कू है जो कि वहाँ प्रोजेक्ट हेड कहे जाते हैं तेतुलिया मौजा में जो जमीन है वहां पर भी उनके घर पर भी चल रहा है। और जिस तरह से लगातार हम कह सकते हैं कि जो ईडी छापेमारी करी है, कागजातों को खंगाल रही है। और दोपहर की अगर हम बात कर ले तो दोपहर में सुनील गुप्ता जो कि हल्का नंबर 7 कर्मचारी है जो कि तेतुलिया मौजा में आता है, उन्हें भी अपने साथ लेकर बरगाई बेड़ा से कुछ कागजात लाए हैं। और ये जो सूचना मिल रही है कि जो जमीन के कागजात है, कुछ आपत्तिजनक कागजात भी मिले हैं जिसको ईडी ने अपने साथ रख लिया है और आगे पूछताछ की जा रही है, कागजातों को खंगाला जा रहा है। अगर इस तरह से ईडी ने इसमें दबिश दी है, अब धीरे धीरे जमीन की जो है कौन कौन लोग संलिप्त है, जमीन किसकी है, कलई खुलती जाएगी। और जैसे जैसे कलई खुलती जाएगी इसमें कई अधिकारी बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए ये मामला चिदा लग रहा है। अब हाईकोर्ट जाने के बाद जिस तरह से डीएफओ और आरसीसीएफ के खिलाफ कोर्ट की ओर से आदेश आया और कोर्ट ने भी माना है कि ये अवमानना के दोषी हैं। ना तो ये भूमि जिसको लेकर वन विभाग ये कह रहा है कि ये वन भूमि है, ना ये वन भूमि जो है सरकार की है और ना वन भूमि है, ये रैयतों की भूमि है, कोर्ट ने माना है। लेकिन सीआईडी की जांच भी चल रही है, इधर ईडी ने भी दबिश दी है। अब देखना है कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सुरेंद्र, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आज झारखंड बिहार के 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई है, लेकिन इस जमीन का मामला बेहद पेचीदा है। पेच इसलिए क्योंकि कोर्ट में जब यह मामला गया और जिन लोगों के खिलाफ वन विभाग की ओर से केस किया गया था, फैसला उनके हित में आया है। साथ ही डीएफओ और आरसीसीएफ की ओर आरसीसीएफ पर कार्रवाई भी हुई, अवमानना का दोषी भी उन्हें माना गया है। लेकिन जो आज की अपडेट है, ईडी ने दबिश दी है। ईडी ने 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़ गए। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ भास्कर वर्मा जी जुड़ गए। भास्कर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, देखिए इस भूमि को लेकर क्या कहा जाए, वन भूमि है नहीं है, क्योंकि कोर्ट की ओर से जो आदेश आया है उसको लेकर कहना है, कोर्ट का कहना है कि ना तो ये सरकारी जमीन है ना वन भूमि की जमीन है, ये रैयतों की जमीन है। अब दूसरी तरफ ईडी ने अब इस मामले में दबिश दे दी है। मामला 100 एकड़ से अधिक के जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन में एक बार फिर जमीन घोटाला का मामला झारखंड में और एक बार फिर ईडी की कार्रवाई। देखिए आयुष, सबसे पहले आज जो कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ जिसमें निर्दोष लोगों की जान ली गई, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये आतंकवादियों के हारे हुए कदम को हम मानते हैं, क्योंकि एक तरीके से आतंकवाद कश्मीर से उसकी जड़ें हिल गई हैं। और कहते हैं ना,
कुछ बड़ा करने के लिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान जाए लोगों को कश्मीर में, इन्होंने आज निर्दोष टूरिस्ट थे जिसमें अधिकांश उनकी जान ली। इस हत्या की जितनी निंदा की जाए ये कम है, और हम मानते हैं कि जो मृतक हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब जितने आतंकवादी इस आतंकी हमले में शामिल हैं सबको हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस न्यूट्रलाइज करेंगे। और प्राप्त जानकारी के अनुसार होम मिनिस्टर लगातार सिचुएशन की निगरानी रख रहे हैं। बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल के जवान जो है एरिया की कॉम्बिंग कर रहे हैं। और देखिए, एक चीज़ के लिए प्रशंसा करनी चाहिए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसको कहा है कि आतंकवादियों के मंसूबे को हम शामिल नहीं होने देंगे, तो नेता प्रतिपक्ष ने भी इस घटना की कड़ी निंदा कही है और कहा है कि कश्मीर को कुछ लोग चाहते नहीं कि वो नॉर्मल हो। तो ये देश का यही खूबसूरती है कि जब कोई ऐसा संकट आता है तो पूरा देश एक होकर बोलता है। और देखिए, कश्मीर में एक सिस्टमैटिक तरीके से यह हमला किया गया है। 2024 में रिकॉर्ड 35 लाख टूरिस्ट आए थे, जिसमें 43,000 विदेशी थे, जो अभी के हाल के 10 वर्षों का रिकॉर्ड था। और कश्मीर की अर्थव्यवस्था आपको पता है पूरे तरीके से टूरिज्म और ऑर्किड पर निर्भर है। तो ये एक साजिश थी आम कश्मीरियों को नुकसान पहुंचाने की। टूरिज्म घटेगा साहब अगर आतंकी हमले के कारण, तो वहां के लोगों के जो जीवन यापिका है उसमें दिक्कत होगी। तो हम फिर से इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं और लौटते हैं आज आपके टॉपिक पे। देखिए, आज का जो टॉपिक है ये बड़ा अजीब और क्लासिक केस है। ये जो केस है ये मनी लॉन्ड्रिंग का, ईडी को इसमें शक है कि जो वन विभाग की, या अब तो ये भी संशय है कि ये किसकी ज़मीन है। तो ये जो डिस्प्यूटेड ज़मीन है करीब 75 एकड़ के आसपास की, और शायद 2-4 एकड़ का और एक प्लॉट है, तो ये इसको लेकर 1933 में जो खरीदार है वो क्लेम करते हैं उन्होंने ऑक्शन में खरीदा, जबकि फॉरेस्ट विभाग है वो क्लेम करती है कि नहीं साहब ये फॉरेस्ट का लैंड है। और आयुष, ये क्लासिकल केस था। जब ये मैटर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे गया तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों ने अलग अलग एफिडेविट फाइल किया। और आपने बिल्कुल सही कहा, उसमें 2 IFS ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी माना गया, दोनों ने बिना शर्त माफी मांगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा साजिश इसमें हुआ है। 2020-21 के कार्यकाल में इसमें जो म्यूटेशन की प्रक्रिया होती है और जो सारा जमाबंदी खोलने की बात होती है, जो बंद होता है डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से, CEO के ऑफिस से, जहां रेड्स हुई तो वहां पर इसको जमाबंदी खोलकर सेटल करने की कोशिश की गई। ये मैटर बहुत डिस्प्यूटेड है। आज जिस तरीके से बड़े बड़े ठिकानों पर बड़े बड़े लोगों के यहाँ दबिश हुई, हमारा मानना है कि अंतर्राज्य के इसके कनेक्शंस हैं। और ये कोई छोटा मोटा उदाहरण नहीं है साहब। 75 एकड़ जो डिस्प्यूटेड ज़मीन है जिसकी कीमत आज अरबों में है, उसको सेटल कर दिया गया था बिल्डर्स के लिए। तो अब इस मामले में जब ईडी आ गई है और तमाम दबिशें हो रही है, तो ईडी के आधिकारिक स्टेटमेंट का हम लोग को इंतजार करना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ। लेकिन ये जिस कालखंड में हुआ अबुआ सरकार के पार्ट 1 में, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब विदेश दौरे से लौटेंगे तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच कराएं, क्योंकि लैंड और रेवेन्यू जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के भीतर होता है। तो आखिर कैसे इस जमीन का सेटलमेंट हो गया इसके नाम पर, फिर उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि देखिए, सीआईडी भी इस मामले में जांच कर रही है और प्रथम दृष्टया सीआईडी को भी लगता है कि कुछ लोग इस मामले में आरोपी हैं। बिल्कुल आयुष, कुछ लोग नहीं है साहब। आप सोचिए, अगर किसी का रसीद कट रहा है, जमाबंदी खुल गई, अगर जो बंद है, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसको खोलकर विशेष रूप से कुछ बिल्डर्स को उपकृत करने के लिए ऐसा किया गया है, तो आपको क्या लगता है ये एक छोटे से कर्मचारी के बस की बात है? बिल्कुल साहब, पूरा सिस्टम इसमें काम कर रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ईडी के फाइनल स्टेटमेंट का इंतजार कीजिए। जो दोषी है उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी हम आग्रह करेंगे कि CEO के ऑफिस से जो गड़बड़ झाला हुआ, या डिप्टी कमिश्नर के तत्कालीन जो थे उनके ऑफिस से जो गड़बड़ झाला हुआ, इसकी पूरी गहन जांच होनी चाहिए साहब। 75 एकड़ जमीन जिसकी आज की कीमत अरबों रुपए में, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कोई साधारण लोगों के दबाव में ये सेटल नहीं हुआ होगा। इसमें बड़े लोग हैं और असली षड्यंत्रकर्ता तक पहुंचना चाहिए। ईडी की कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कोई एक अधिकारी या कोई एक कर्मचारी की बस की बात नहीं है कि इस 75 एकड़ जमीन का घोटाला करवा दे। हालांकि अभी भी ये वन भूमि है नहीं है, इस पर अब भी संशय बरकरार है। कांग्रेस का रुख करते हैं। ईडी की कार्रवाई हुई, आप लोग लगातार ईडी की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई पर सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन सीआईडी भी तो वही जांच कर रही है जो ईडी कर रही है। सुनील जी, अभी तो आपने स्पष्ट किया और आपका स्क्रीन भी स्पष्ट कर रहा है कि हाई कोर्ट भी इसको वन भूमि का जमीन मानने से इनकार किया है। तो बिल्कुल संशय का विषय है। और जिस तरह की ईडी ने आज धावा बोला है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ईडी का धावा बोलना, ईडी धावा हमेशा बोलती ही रहती है।
तो ईडी को धावा बोलना और उस केस को स्पष्ट करना, सामने लाना। अभी तक मान लीजिए ईडी जितनी भी कार्रवाई किया है, कितने लोगों को सज़ा मिला है, में कितनी पर कार्रवाई हुई है, तो आप जिस तरह से इस सरकार को हमेशा कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश आप रचते हैं। ईडी का रेड क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में होता है, ईडी का रेड क्यों नहीं राजस्थान में होता है, ईडी का रेड क्यों नहीं महाराष्ट्र में होता है, ईडी का रेड क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में होता है? जितने भी भाजपा के शासित प्रदेश है उस प्रदेश में ईडी का क्यों नहीं रेड होता है? अगर ईडी की विश्वसनीयता बनाए रखना इस देश में, तो ईडी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि आपके ईडी के पास जो केसेस है, आपका पेमा खांडू का केस है, जया पांडे का केस है, अजीत पवार जी का केस है, छगन भुजबल जी का केस है, मुकुल राय जी का केस है, शुभेंदु अधिकारी जी का केस है, हेमंत शर्मा जी का केस है। ईडी के पास में अनेकों केस है। आपका माइनिंग का येदुरप्पा जी का केसेस है। मैं उसी पर बिल्कुल आप ईडी पर सवाल उठा रहे, ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे, हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, हम उस दिशा में नहीं जाएंगे। कितने बार लोगों से पूछताछ करने के लिए अपने यहाँ बुलाया है, पूछताछ किया है। तो राज्य सरकार भी तो यही चाहती है कि इस वन भूमि तथाकथित वन भूमि घोटाले की जांच हो, जिसको लेकर सीआईडी की टीम जांच भी कर रही है। तो ईडी की कार्रवाई से क्यों परेशानी है जब जांच एक ही हो रही है, एक ही विषय पर हो रही है? ईडी इसलिए उस पर हमारा कहना है, इसलिए इस बात का मैं विरोध कर रहा हूं कि ईडी बिहार में क्यों नहीं, भाजपा प्रदेश 37 में क्यों नहीं? जब आपको सीआईडी जांच कर रही है, कुछ दिन पहले जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है। सीआईडी का जांच अभी खत्म नहीं हुआ। आप ही का स्क्रीन स्पष्ट कर रहा है ना कि हाई कोर्ट भी वन भूमि की जमीन मानने से इनकार कर रहा है, रैयतों की जमीन हाई कोर्ट बोल रहा है। इस मामले में आपका कंटेम्प्ट टू कोर्ट हो चुका है डीएफओ के खिलाफ में। तो आप जो देख रहे हैं, जो आपके स्क्रीन दिखला रहा है, जो आप बता रहे हैं, उसी पर मैं भी तो बता रहा हूं कि ईडी का अचानक झारखंड में प्रवेश होना। अरे ईडी तो बहुत मामले में ईडी, हेमंत सोरेन जी को ईडी ने गिरफ्तार किया, क्या कोर्ट का आदेश आया कि आप साक्ष्य के अभाव में गिरफ्तार किए हैं, आप किसी को शक, लेकिन ईडी को तो बस इससे मतलब होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है या नहीं हुआ है। आप देखिए, आप अभी तक आपने जितनी भी ईडी का रेड हुआ है 98% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ में हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि जब सीआईडी जांच चल ही रहा है, सीआईडी जांच चल ही रहा, तो सीआईडी जांच चलने के बीच में ईडी का प्रवेश कर जाना, मतलब राज्य सरकार को आप हमेशा अस्थिर करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी इस राज्य को टारगेट करके, अभी चुनाव है बिहार में, आने वाला चुनाव असम में, आने वाला चुनाव बंगाल में, इन चुनाव के मद्देनजर एक सवाल है आपसे, क्या यह नियम नहीं है कि कहीं भी अगर लगता है किसी भी केस में कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो ईडी उस केस को टेक ओवर कर सकती है? ईडी टेक ओवर, तो क्या यह आपको नहीं लगता है कि ईडी अभी तक 1% भी आप इस मामले में उसने लोगों को जेल में भेजने का काम नहीं किया, प्रूफ नहीं कर पाया, साक्ष्य के अभाव साक्ष्य नहीं प्रस्तुत कर पाया अभी तक? बताइए, अगर 98% रेड हुआ है, ईडी का रेड हुआ, तो कितने में सफलता उन्होंने प्राप्त किया है? उन्होंने माइनस में आपका 1% भी सफलता प्राप्त नहीं किया। तो आप इसीलिए बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है कि इस राज्य को केंद्र बनाकर और आप बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। चलिए, आपका आरोप है कि ईडी की दबिश मतलब राज्य को बदनाम करने की साजिश। हम भास्कर वर्मा जी का रुख करते हैं, आएंगे प्रतुल जी आपके पास भी, राष्ट्रीय जनता दल से भास्कर वर्मा जी। भास्कर जी, इस पेचीदे जमीन को लेकर क्या कहेंगे? मतलब आज ईडी की कार्रवाई होती है, कार्रवाई आप लोग भी करवा रहे हैं, सरकार की ओर से भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन ईडी की दबिश होती है, आप लोग सवाल उठाने लगते हैं। ऐसा है कि सरकार जब यहाँ 2000 से बनी है, उसके बाद तो भाजपा की सरकार रही है ना। भाजपा की सरकार में ही ये घोटाला हुआ है। और जब कभी ये मामला तो 2022 में प्रकाश में आया है, ये प्रकाश 22 में आया है। अभी और बिहार का जो चुनाव है, भी जमीन के देखिए, जितने भी रसीद काटे हैं, रसीद काटे गए, वो 2020-21 में काटे गए, सवाल उसको लेकर है। जी जी जी। तो कैसे ये बीजेपी शासनकाल कैसे हुआ? पूर्व में ये सब खेला है, जिसके कारण आज बिहार में चुनाव होना है, झारखंड में ईडी का छापा पड़ रहा है ताकि झारखंड बदनाम हो और बिहार में चुनाव में इनका भाजपा का बढ़ोतरी हो। यही तो इन लोगों का खेला है। ये क्रोनोलॉजी समझाइए थोड़ा, मतलब झारखंड में कार्रवाई, बिहार में चुनाव, कैसे अफेक्ट पड़ेगा ये भी बताइए आप। अफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा सर? आप देख लीजिए कि जब इलेक्शन कहीं होता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, जहां भाजपा शासित राज्य है, वहां ईडी का छापा नहीं पड़ेगा। अगल बगल भाजपा की सरकार नहीं है, वहां देख लीजिए ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, और इस सब तरह से करके लास्ट में क्या होता है कि वोट बैंक की राजनीति शुरू हो जाती है जी। तो ये इन लोगों का एक मंशा है। हमारा अभी बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, इस सरकार को बदनाम करने के लिए। पूर्व में देख लीजिए आप, माननीय हेमंत सोरेन जी को
जमीन घोटाला में इनको जबरदस्ती ले गए, मिला कुछ नहीं, कोई साक्ष्य नहीं मिला, उनको छोड़ना पड़ा। तो ये सब चीज इन लोग बंद करे, इन लोग बंद करे। ये जो अभी आपने कहा कि 21-22 में जो जमीन घोटाला का अभी जो जांच चल रहा है ईडी का, तो जो पदाधिकारी और जिसमें सफेद पोस्ट वाले लोग भी होंगे, जो नेता होंगे, ईडी उनको गिरफ्तार करे, सबको जेल भेजे। चलिए, ईडी गिरफ्तार करे, जेल भेजे, सीधे तौर पर कहना है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, सबका एक मानना है जो अपराधी हैं वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। प्रतुल जी कुछ कह रहे हैं आप? देखिए, हमें तो जांच से कभी परहेज नहीं था। जिस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी ने 9 घंटे तक उनको ग्रिल किया था और 9 घंटे लगातार पूछताछ की थी। हमने तो देशव्यापी प्रदर्शन नहीं किया था, हमें देश की न्यायपालिका पर, देश की एजेंसीज पर भरोसा था। प्रधानमंत्री जी को एसआईटी ने एक्विट किया। उस समय यूपीए का ही शासनकाल था और यूपीए के शासनकाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को मांगा था। और जब लालकृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी से बाबरी मस्जिद केस में जब पूछताछ हो रही थी तो हमने तो कोई पूरे देश भर में प्रदर्शन नहीं किया। हमें पूरी एजेंसी पर विश्वास था और दोनों को एक्विटल हो गया सीबीआई कोर्ट से। तो जाहिर तौर पर एजेंसीज पर वही लोग प्रश्न उठाते हैं जिनके दामन में कहीं ना कहीं दाग होता है। साहब, हमने भी तो विपक्ष में 2004 से 2014 के बीच में बहुत सारे केसेस झेले। अब आप देखिए, गुजरात दंगों के लिए प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहराया गया था, अमित शाह जी को जेल जाना पड़ा था, उनको जो इनके लैंग्वेज में तड़ी पार किए गए, लेकिन अंततः सत्य की जीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बड़ी कहा कि इनका कहीं हाथ नहीं था दंगों में। आप गूगल करके देख सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट के साइट पर जाके देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को क्लीन चिट मिली। तो हमारा कहना है कि जब नेशनल हेराल्ड के केस में राहुल जी का, सोनिया जी का मामला आया था तो उस समय फिर क्यों कांग्रेसी देश भर में छाती पीट रहे थे, ईडी के दफ्तरों के सामने प्रदर्शन कर रहे थे? कहीं क्योंकि इनको पता है कि 5 लाख में अगर ये 5,000 करोड़ की कंपनी किसी तरह से कब्जा करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दाल काली है साहब। और हमारा कहना अभी भी है कि देखिए, ईडी ने 2024 तक के जो आंकड़े हैं, लगभग 6,600 केसेस रजिस्टर किए, जिसमें से सिर्फ 193 पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट में है, जिसमें से 42 सत्ताधारी पॉलिटिशियंस के खिलाफ में भी है। हाँ, अब ज्यादातर अगर भ्रष्ट पॉलिटिशियन इनके ही खेमे में है, 2G 3G। बिल्कुल 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 प्रतुल जी, सीधे तौर पर मतलब जो भ्रष्टाचारी हैं डरने की जरूरत उनको है जी। स्कैम में मुझे तो लगता है कि राज्य सरकार को अनुकरणीय उदाहरण पेश करना चाहिए। उन्हें तो ऑर्डर करना चाहिए साहब कि कैसे उस जमीन की जमाबंदी खोल दी गई, रसीद काटा गया, म्यूटेशन कर दिया गया, सेटल कर दिया गया गलत तरीके से, जब पूरा मामला सब जुडिस था। और स्पेशली जमाबंदी खोली गई एक सर्टेन कार्यकाल के लिए जिस समय जमाबंदी बंद रहती है। तो ये तो इसी हेमंत सरकार के 2021 से 2022-23 के कालखंड का कार्य है। तो मुख्यमंत्री जी, आप इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। अभी आप विदेश में, हमें पता है, अभी आप स्पेन के बार्सिलोना क्लब गए थे, उसके पहले आप एक चर्च से आपने ईस्टर संडे के जो संदेश है वो दिया था आपने, उसके बाद आप एक कोल माइंस में गए थे जहां कैसे स्टोन एज में याद रखिएगा, पाषाण युग में कैसे माइनिंग होता था, उसका म्यूजियम देखा। चलिए, और अब शायद एक आध इन्वेस्टमेंट की मीटिंग करें। देखिए, लेकिन हमारा जी स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेके, स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेकर और कौन भ्रष्ट अधिकारी उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है, कैसे जमाबंदी खोली गई और क्यों खोली गई, वो कौन से खास लोग थे जिसके लिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाए गए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे राज्य में बालू माफिया पुलों को खोखला कर रहे हैं, कैसे 2 प्रखंडों के संपर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और शायद यह कोशिश ना हो, लेकिन जिस तरह से ये बालू माफिया बालू को दीमक की तरह चाट रहे हैं, हमारे राज्य के कई पुलों पर खतरा मंडरा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।